हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो आपके बिहार यूनिवर्सिटी की सारी क्लासेस हैं वो इस चैनल पे होगा आपके। इसके अंदर आपके कोई भी सेमेस्टर हो, हर सेमेस्टर के हिसाब से प्रॉपर स्टडी करके हम आपके सब्जेक्ट्स को डाल रहे हैं। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि आपका एग्जाम से रिलेटेड है या नहीं। अगर किसी स्टूडेंट को, क्योंकि बिहार में बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, किसी स्टूडेंट को लगता है कि आपके अकॉर्डिंग नहीं डल रहा है यहां, तो प्लीज आप क्या करिए, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना जो भी पीडीएफ हो या कुछ भी शेयर करिए। डेफिनेटली हम आपके सिलेबस को उसके हिसाब से भी कस्टमाइज करेंगे। अब जो इस चैनल पे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं कि फॉर एग्जांपल आपका फाइनेंशियल अकाउंट है या फिर आपका कॉर्पोरेट अकाउंट है या आपका इनकम टैक्स है, उदाहरण के तौर पे लेते हैं, तो हो सकता है कि मैंने इनकम टैक्स इसी साल पढ़ाया था, तो मैं क्या करता हूं, उस वीडियो के आपके सिलेबस के हिसाब से अपलोड करता हूं। और बीच बीच में हो सकता है कि जब मैं पढ़ा रहा था लाइव क्लास में, तो कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे हो सकते हैं, कुछ असम यूनिवर्सिटी के हो सकते हैं। तो अगर मैं बीच वीडियो में ये वर्ड यूज करता हूं तो आप उसको इग्नोर करिएगा। आपको ये रहना है कि आपके अकॉर्डिंग और आपके बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कराया जा रहा है। तो होपफुली आप इस बात को देखेंगे और आगे कंटिन्यू वीडियो देखेंगे। तो अब आगे अपनी स्टडी स्टार्ट करिए और ज्यादा से ज्यादा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ यूनिवर्सिटी के अंदर इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि अब आपको कहीं यूट्यूब पे भटकने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। चलिए आगे कंटिन्यू क्लास करते हैं। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, आज आपका बिल्कुल एक फ्रेश और न्यू यूनिट स्टार्ट होने जा रहा है और यूनिट का नाम है बच्चे आपका मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब हम जिस यूनिट पे आ चुके हैं, अब इसके बाद इसी के आगे चीजें आपके आगे कंटिन्यू रहेंगी, चाहे वो स्क्यूनेस हो, कर्टेसिस हो, आपका कोरिलेशन एंड रिग्रेशन हो, तो सब कुछ आगे अब आपका इसी के साथ ही अटैच होता हुआ आगे डिस्पर्जन, स्टैंडर्ड डेविएशन सब आगे आपके इसी का कंटिन्यू चलता रहेगा। अब इस बीच में हम कुछ फ्रेश यूनिट स्टार्ट नहीं करेंगे। तो जो भी बच्चे अब यहां पर जो भी बच्चे जुड़े हैं वो सही बच्चे से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने एक भी क्लास मिस मत करिए, नहीं तो आप नेक्स्ट क्लासेस में लाइव ज्वाइन होंगे तो आपके लिए बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो सबसे पहले बच्चे आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का मतलब यह है कि चलते फिरते मुझसे किसी ने पूछा कि सर आप जिस क्लास को पढ़ा करके आ रहे हो ये क्लास कितनी यंग है, क्योंकि उसके मन में डाउट है कि हो सकता है कि मैं प्राइमरी के बच्चों को पढ़ा के आ रहा हूं, या हो सकता है कि मैं 8वीं 9वीं के बच्चों को पढ़ा के आ रहा हूं, या हो सकता है कि मैं 11th 12th के बच्चों को पढ़ा के आ रहा हूं, या हो सकता है मैं कॉलेज के बच्चों को पढ़ा करके आ रहा हूं, या हो सकता है कि आफ्टर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट बच्चों को पढ़ा के आ रहा हूं। तो उसके मन में अलग अलग तरह तरह की कहानियां बन रही हैं कि हो सकता है कि भैया 5-7 साल के बच्चे पढ़ाते हैं, हो सकता है कि भाई 10-12 साल के बच्चे पढ़ाते हैं, 15-16 साल के बच्चे पढ़ा रहे हो, 18-20 साल के बच्चे पढ़ा रहे हो, या फिर 24-25 साल के बच्चे पढ़ा रहे हो। वो बिल्कुल भी उसको मेरे बारे में पता नहीं है और वो मुझसे पूछता है कि आप कितने बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं। अब इसके लिए मैं अपनी क्लासरूम का जो मेरे पास में इतने हजारों स्टूडेंट जो कोर्स के अंदर एनरोल्ड हैं, जिनको मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, इन सब एक एक बच्चों का अगर मैं एज बताने लग गया आपसे पूछ कर करके, तो बताइए कितना टाइम लग जाएगा इस चीज को बताने में। और वो सुनने के लिए मेरे पास में बैठा भी नहीं रहेगा, उसका डाउट ही रह जाएगा कि भाई मैं कितने यंग बच्चों को पढ़ा रहा हूं। तो एक कम टाइम में मैं आप सभी बच्चों के एज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ऐसा डेटा ले सकता हूं जिससे कि उसको समझ में आ जाए कि मैं कितने यंग बच्चों को पढ़ाता हूं। वो क्या है कि अगर मैं आप सबकी एज का सम कर दूं और जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनसे डिवाइड कर दूं तो एक एवरेज एज आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में एक एवरेज एज जो है 20 ईयर्स आ गई। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे क्लास में बैठा हुआ हर एक बच्चा 20 साल का है, कोई 21 का भी हो सकता है, कोई 19 का भी हो सकता है, कोई 19.5 का भी, कोई 20 पॉइंट समथिंग का भी हो सकता है। लेकिन मैंने एक एवरेज एज क्या ले लिया, 20 ईयर्स उसका एवरेज एज आया। मैंने उसे बता दिया कि भाई उसने मुझसे पूछा कितने बड़े बच्चों को पढ़ाते हो, औसतन एज उसका 20 साल रहता है जिन बच्चों को पढ़ाता हूं। तो उसको एक आइडिया मिलेगा कि कितने यंग बच्चे हैं। हालांकि उन्हें कुछ ऐसा नहीं करना है कि कुछ डाल करके कुछ निकालना है, उनको कुछ फॉर्मूला बनाना है। उन्होंने बस एक जानने के लिए पूछा, जानने के लिए मैंने बता दिया उनको। कोई साइंटिफिक इसका यूज उन्हें नहीं करना। तो इसलिए
पूरे के पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव नंबर चाहिए होता है। उस रिप्रेजेंटेटिव नंबर को हम क्या बोलते हैं? एवरेज बोलते हैं। और वो एवरेज कैलकुलेट कैसे होता है? उस ग्रुप के नंबर का हम क्या करते हैं बच्चे? सम करते हैं। और सम करने के बाद वो जितने भी हमने डेटा का सम करा, वो कितने डेटा है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, उससे डिवाइड कर देते हैं और हमारा एवरेज आ जाता है। और ध्यान रखिएगा, अब आपके पास में सामने डेटा रहेगा। अब डेटा को परोसने का भी अलग अलग मेथड होता है। जैसे खाने को एक मिट्टी के बर्तन में भी परोसा जाता है, स्टील के बर्तन में भी, पत्तल में भी, चांदी के सोने के बर्तन में भी। उसी प्रकार से जो आपके सामने डेटा आएगा मीन निकालने के लिए, डेटा को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग वे हो सकते हैं। तो पहला जो वे है, जिसको मैं टाइप 1 कह रहा हूं, वो है इंडिविजुअल सीरीज। अब बच्चे इंडिविजुअल सीरीज क्या है? इंडिविजुअल सीरीज आपका बेसिकली एक ऐसा सीरीज है जिसके अंदर एक एक का चुन चुन के डेटा दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा आपके क्लासरूम में जो आपके क्लास टीचर हैं, जो आपका रिकॉर्ड रख रहे हैं, आप एक एक बच्चे के नाम के आगे उसका रिकॉर्ड रख रहे हैं, तो वो एक इंडिविजुअल सीरीज है। इंडिविजुअल लेवल पे इंफॉर्मेशन वहां पर अवेलेबल है। उसे क्या बोलते हैं बच्चे? इंडिविजुअल सीरीज। तो आइए, बात मैं आज इंडिविजुअल सीरीज की करूंगा, आगे की बात जब करूंगा जब मैं आगे जाऊंगा। ठीक है, तो आज टाइप 1 में बच्चे मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में बच्चे अलग अलग मेथड है मीन निकालने का। पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, सीधा जाओ और मीन कैलकुलेट कर लो, एवरेज कैलकुलेट कर लो। एवरेज का मतलब ही यही होता है कि एक पूरे के पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाला एक नंबर जो कि एवरेज होगा। लाइक आपके पास में कुछ बच्चे हैं, कुछ स्टूडेंट हैं, उनके अपने मार्क्स हैं। और मार्क्स क्या है बच्चे? मार्क्स क्या है बेटा? लाइक आपके पास में जो है मार्क्स, जो डेटा है आपके पास में, थोड़ा सा मैं इसको ये ग्रीन पे ग्रीन थोड़ा नहीं चल रहा है ना, जम नहीं रहा है। चलिए, मार्क्स आपके पास में क्या क्या है? 12 है, 8 है, 17 है, 13 है, 15 है, 9 है, 18 है। एक सेकेंड, मार्क्स आपके पास में बच्चे 12 है, 8 है, 17 है, 13 है, 15 है, 9 है, 18 है, 11 है, 6 है और 1 है। ये मार्क्स है। क्लियर है बच्चे? और ये आपके पास में, मैं आपके पास में बेसिकली नंबर, ये लाइक नंबर डालता हूं। ये फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स हैं, सेकंड, ये दो स्टूडेंट के मार्क्स नहीं, सेकंड के मार्क्स हैं, थर्ड के, फोर्थ के, फिफ्थ के, 6, 7, 8, 9 एंड 10 स्टूडेंट के मार्क्स हैं। अब इंडिविजुअली एक एक स्टूडेंट के मार्क्स दिए हुए हैं। भाई मेरे क्लासरूम में 10 बच्चे हैं, जिसमें से कि पहला जो रोल नंबर है उसके मार्क्स है 2, 12। जो दूसरा रोल नंबर है, रोल नंबर 2, उसके मार्क्स है 8। रोल नंबर 3 के मार्क्स है 17 और रोल नंबर 4 के मार्क्स है 30। एक एक बच्चे के मार्क्स गिवन है। तो मेरे क्लास में 10 बच्चे हैं, इन 10 बच्चों का एवरेज मार्क्स क्या है, मेरे क्लासरूम का एवरेज मार्क्स क्या है, ये मुझसे पूछा गया है। तो बच्चे एवरेज मार्क्स आपको मुझे कैलकुलेट करना है, तो बेसिकली मुझे मीन कैलकुलेट करना है। क्लियर है? तो मीन बेसिकली क्या होता है, मीन की इंपॉर्टेंस क्या, आपको इस बात को जरा समझना होगा। मीन बेसिकली हम जो है कंपैरिजन में हमारा इजी होता है, एक डेटा को रिप्रेजेंट करने वाला एक नंबर होता है। तो अगर मुझसे कोई मेरे क्लास के बच्चों की परफॉर्मेंस पूछेगा और उसको मैं ऐसे बताने लग गया कि रोल नंबर 1 के 12 नंबर, रोल नंबर 2 के 8 नंबर, रोल नंबर 3 के 17 नंबर, रोल नंबर 4 के 13 नंबर, रोल नंबर 5 के 15, रोल नंबर 6 के 9, रोल नंबर 7 के 18, तब तो वो सामने वाला गायब हो गया, वो मिला ही नहीं। कहां गया पूछने वाला? उसको लग रहा है कि उसने पूछ से गलती कर दी। तो क्यों ना इस पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाला एक नंबर होना चाहिए, इसको हम एवरेज कहते हैं। कैसे? पहले जो हमारे पास डेटा है, डेटा को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे? एक्स में रिप्रेजेंट करते हैं। किसमें? एक्स। तो मुझे यहां पर अपने डेटा का सम करना पड़ेगा। तो आइए सम करते हैं। आपके पास में जब कैलकुलेटर है तो किस बात का आपको गम है? ठीक है, बच्चे निकाल के बैठ चुके, लेकिन मैं आपको पता है मेरी आदत क्या है, मैं हर चीज बिल्कुल जीरो लेवल से बता के चलता हूं। जिस बच्चे ने आज तक नहीं पढ़ा वो मेरी क्लास में आकर के पढ़ सकता है। बस ये एक चीज एक नई है शिक्षा धाम पर। तो ये बच्चे कितना है? 110। अब मैं मीन निकाल रहा हूं, तो बेसिकली मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन को हम एक्स बार से, बार मतलब बार बार जो आ रहा है, जो सब में बटा है, और डेटा वो क्या, और जो जोड़ा पहले मैंने, जोड़ने का मतलब कहते हैं समीशन।
समीशन किसको, डेटा को जोड़ा, एक्स को, क्लियर है। और कितने में बांट देना है, एन में, जो डेटा जितने लोगों का है। तो एक्स बार, अब यहां पर आपके पास में बेसिकली समीशन एक्स इक्वल्स टू, पहले बेसिक सीख लीजिए, पेपर में सवाल कैसे आते हैं हम चर्चा करेंगे भाई, बिल्कुल बात करेंगे उसके ऊपर। 10 एंड एक्स बार इक्वल्स टू, मैं, आप ये मत सोचिएगा आपने 10th में पढ़ रखा है तो वही चीज आपको पढ़ाई जा रही है और कुछ नया नहीं है। अभी तो एक क्लास से दूसरे क्लास में जाएंगे अगर आप, तो आपको पता लग जाएगा कि नया क्या है आपका। तो मीन कितना है बच्चे आपका, 11। और दूसरी बात है, आपने चाहे 10th में पढ़ाओ चाहे 11th में पढ़ाओ, वो कॉन्सेप्ट ही आपने नहीं पढ़ा। मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछ लेता हूं यहां पर कि बच्चे बताओ जरा मुझे कि मीन और मीडियन क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, सिमिलरिटीज क्या है। आपने मीन भी पढ़ा है, मीडियन भी पढ़ा है, लेकिन आपको ना तो मीन का इंपॉर्टेंस और मीडियन में कंपैरिजन आपको नहीं पता होगा, जबकि दोनों एक ही चीज है। जैसे कि मूड फ्रेश करने के लिए चाय की जगह कॉफी पी लेते हैं, वैसे मीन की जगह मीडियन निकाल लेते हैं। कैसे, ये तो मैं मीडियन में बताऊंगा, अभी थोड़ी बताऊंगा मैं आपको, उसके बारे में बहुत कुछ पता लगेगा आपको। फॉर्मूला पढ़ लिया आपने, फॉर्मूले के पीछे रीजन क्या था, रीजन में बताऊंगा आपको। तो पूरे की तरीके से आपको फॉर्मूले पे डिपेंडेंसी आपकी नहीं रहने वाली है। फॉर्मूला कैसे बना उसके बारे में मैं आपको उसका कारण भी देने वाला हूं। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। ये समझ में आया आपको, डायरेक्ट मेथड। लेकिन बच्चे ये तो बड़े प्यार से बड़ी मोहब्बत के साथ में इस क्वेश्चन को आपने उसके अंजाम तक पहुंचा दिया, लेकिन कई बार डेटा बड़ा मोटा मोटा डेटा होता है, मतलब कि डेटा काफी बड़े बड़े होते हैं। जब डेटा काफी बड़े बड़े होते हैं तो उनको जोड़ना, उनको डिवाइड करना एक आपके लिए डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो उस बड़े बड़े डेटा को छोटा छोटा डेटा बना करके आप मीन निकाल सकते हो। अब आप कहोगे सर बड़े बड़े को तो छोटा छोटा बनाना तो बात एक पल के लिए पॉसिबल है, जो मर्जी वो लिख देंगे, लेकिन सर आपसे जो डेटा का मीन पूछ रहा है तो आप क्यों छोटा छोटा बना के छोटे वाले का मीन निकालोगे, तो मीन तो छोटा आएगा। जो एक्चुअल फिगर है, जो एक्चुअल सिचुएशन है, उससे चीजें परे रहेंगी। पहले आप मीन यहां पे देखिए क्या है, मीन आपका 11 आया और अप्रोक्सीमेट आपकी जो क्लास की परफॉर्मेंस है 11 के आसपास ही है। तो आपको उसको एक्यूरेट कोई उसको फॉर्मूले में डाल करके कोई साइंटिफिक यूज तो करना नहीं है। उन्होंने एवरेज परफॉर्मेंस पूछा था, जो कि मैंने बता दिया अपने क्लास का कि भाई 11 मार्क्स और उन्हें एवरेज परफॉर्मेंस है। दूसरी क्लास से कंपेयर करेंगे, मालूम पड़ जाएगा कौन सी क्लास बेस्ट परफॉर्मर है। अगले मेथड करते हैं, सेम क्वेश्चन को अगले मेथड से करते हैं बच्चे। अगले मेथड में ये सेम क्वेश्चन है, लेकिन मैं शॉर्टकट मेथड पे जा रहा हूं। लेकिन शॉर्टकट मेथड होता क्या है, जरा इस बात को समझिए। उस बात को समझने के लिए एक एग्जांपल को लेते हैं। बच्चे 3 लोग हैं, एक के पास में 10 रुपए है और एक के पास में बेसिकली 20 रुपए है और एक के पास में आपका 30 रुपए है। 3 बच्चे हैं और इनके पास में अलग अलग रुपए है, तो इनका मैं एक एवरेज निकालना चाह रहा हूं। तो एवरेज तो टोटल करेंगे 60 और 3 में डिवाइड करेंगे तो एवरेज 20 आया। अब मैं एक काम कर रहा हूं, इन सब में से मैं 5 आप बोलिए क्या माइनस करूं, लाख, हजार, 10,000, 5,000, 500, 10, 2, 1, 5, 555, 2.3, 2.5, जो बोलोगे वो सब्ट्रैक्ट करने के लिए रेडी हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो बताइए क्या माइनस करूं। चलिए आपके लिए आसान रहेगा, आप बता सकते हैं, कमेंट करके बताइए जरा, मैं आपका नंबर ले लूंगा, नहीं तो आप बोलेंगे सर एग्जांपल सेट करके आए घर से। चलिए 5 माइनस कर लेते हैं इसमें से, 5 मैं इसमें से माइनस कर लेता हूं सब में से। अब मेरे पास में न्यू डेटा क्या आएगा, ये 5 बन गया और ये डेटा क्या है मेरे पास में 15, ये क्या बन गया मेरे पास में 25। ठीक है, सॉल्व करेंगे यहां पर हम 25 और 30 और 40 और 40 और 5 45, क्लियर है। 45 डिवाइडेड बाय 3 सॉल्व करेंगे आप, 3 कम 3, 3 बचे 15। तो आपके पास में कितना है यहां पर 15, इसका एवरेज आया। क्या ऑब्जर्व किया आपने, क्या ऑब्जर्व किया आपने। चलिए आपको कुछ और भी ऑब्जर्व करवाता हूं, सेम एग्जांपल लेता हूं मैं। एक के पास 10 है, एक के पास 20 है, एक के पास 30 है, एवरेज इनका 60/3, 20 एवरेज आया। सब में से मैं 3 माइनस कर रहा हूं, तो 7 माइनस 3 17 माइनस 3 27। अब इनका मैं सम करता हूं बच्चे, तो 7 या 21 और ये 20 और 10 30, और ये आपके पास में बेसिकली कितना आ गया, ये 30 51 और डिवाइडेड बाय 3 सॉल्व करेंगे बच्चे, 3 कम 3 3 7 21, 17 आया। क्या ऑब्जर्व किया आपने, ये ऑब्जर्व किया क्या कि भैया मैंने सब में से 5 सब्ट्रैक्ट करा तो मेरा मीन भी 5 लेस हो गया। एग्री करते हो, सब में से 3 सब्ट्रैक्ट करा तो मेरा मीन भी 3 छोटा हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो इंपैक्ट आप ओरिजिनल डेटा पे डालते हो सेम वही इंपैक्ट आपके मीन पर पड़ता है। और एग्जांपल ले लो, सिर्फ माइनस की बात क्यों करें, आप मल्टीप्लाई डिवाइड और आप कुछ भी आप कर सकते हैं। लाइक एक आपके पास में बेसिकली क्या है 10 रुपीज, एक आपके पास में 20 रुपीज है और एक आपके पास में 30 रुपीज है, और एवरेज क्या आया बच्चे आपका, एवरेज 20 आया। मैं काम करता हूं सभी डेटा को मैं
5 से डिवाइड कर देता हूं, डिवाइड करता हूं तो 2, 5 से डिवाइड करता हूं बच्चे 4 एंड 5 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास में 6। तो अगर आप देखेंगे तो अब मैं नए डेटा का मीन निकालता हूं, 10 और 2 12 डिवाइडेड बाय 3 ये 4। जब सभी डेटा को मैं 5-5 से भाग कर रहा हूं तो क्या मेरा मीन भी 5 से भाग हो गया, डिवाइड हो गया? आप इस बात से एग्री करते हैं? और एग्जांपल देख लो बच्चे आप, आपके पास में 3 लोग हैं और सबके पास में इंडिविजुअली 10 रुपीज, 20 रुपीज एंड 30 रुपीज है। एवरेज आपके पास में बेसिकली 20 रुपीज बच्चे आ गया और सबको मैं अब यहां से 2 से डिवाइड करने जा रहा हूं। तो यहां पर बेसिकली मेरे पास में 5 आएगा, यहां पे 10 आएगा और यहां पे 15 आएगा। और मैं अब न्यू डेटा का अगर एवरेज निकालता हूं 15 और 5 20 और 30 डिवाइडेड बाय 3 तो 10 आ गया। तो सबको 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो क्या ये मेरा 2 से डिवाइड हो गया? क्या कंक्लूजन निकला? कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी ये है कि दो आप ओरिजिनल डेटा पे जो इंपैक्ट डालते हो, सेम इंपैक्ट ओरिजिनल मीन पे भी पड़ता है और न्यू मीन आ जाता है। तो आज के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन जैसे मान के चलो कैट में एक सवाल आ जाए आपके, क्या 50 ऑब्जर्वेशन है, देयर आर 50 ऑब्जर्वेशंस, उनका अपना वो क्या ऑब्जर्वेशन है भैया हम आपको नहीं बता रहे, उनका अपना एक मीन है, उनका अपना एक मीन है, वो मीन भी हम आपको नहीं बता रहे। जाओ सब में से 2 सब्ट्रैक्ट करा, न्यू डेटा बन गया। न्यू डेटा का जो मीन आया वो आया 20 नए वाले का। तो पुराने वाले का मीन क्या था? अब आपको सोचना होगा कि जब सब में से 2 सब्ट्रैक्ट करा तो मेरा पुराने वाले मीन में से 2 कम होकर के आया होगा मीन। तो अब अगर 20 आ रहा तो पुराना वाला मीन कितना होगा? 22। तो यहां पर कुछ करना ही नहीं है ना आपको। आप मेरी बात को समझिएगा बच्चे, इसलिए मैंने आपको एक बात अच्छे से कह दिया है। आप बचपने में बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अब आज की जैसे जैसे जनरेशन आती जा रही है वो जनरेशन लापरवाह होती जा रही है। अभी तक अगर आपने कोई प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, सीधा आप ग्रेजुएट इसलिए आपने होना है क्योंकि भैया गली मोहल्ले वाले को बताने के बच्चा कम से कम ग्रेजुएट हो गया तो बता दोगे, गली मोहल्ले वाले को सुनना भी नहीं, इसको आपको बताना है। लेकिन आगे आप काम क्या करोगे? 18 से 20 हजार रुपए की नौकरी ऊपर नहीं मिलेगी। फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको इस चीज को। तो इसलिए अगर आप सच में अपने फ्यूचर को लेकर के अगर आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने आप को पूरी तरीके से कुर्बान कर दो, भैया आपके हंसने खेलने की उम्र है, ठीक है, लेकिन आपको कम से कम अपना टाइम मैनेजमेंट तो आना चाहिए कि अगर हम कैट की तैयारी कर ले, हम बैंक की तैयारी कर ले, हम एसएससी की तैयारी कर ले। अरे भाई एसएससी की तैयारी में एसएससी हाथ नहीं लगा तो बैंक लग जाएगा, अरे बैंक नहीं लगा तो कम से कम कैट लगेगा, कुछ तो लगेगा। एमएनसी में इंटरव्यू देने जाओगे तो कम से कम यही तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड इंग्लिश और रीजनिंग आपसे पूछते हैं, वहां तो कम से कम इंटरव्यू पास आउट करोगे। कोई प्रोफेशनल कोर्सेज कर ले हम साथ के साथ। लेकिन सारा दिन किस में जा रहा है? सारा दिन बस उठे और रील पे रील, रील पे रील, रील पे रील, वो देखे जा रहे, देखे जा रहे, देखे जा रहे। वो सब जिसको देख रहे हो सब आगे बढ़ गए, आप ही पीछे रह गए। अगर एक दिन फोन को स्विच ऑफ करो और स्विच ऑफ करने के बाद तसल्ली से अपने कमरे में बैठो और अपने आप को पहचानो, यार मैं कौन हूं और मैं कर क्या रहा हूं। एक दिन पहचान लो बस अपने आप को और उस नियम बना लो, फिर उस दिन का अंत होने से पहले उस नियम पे चल जाओ। और नियम का मतलब ये नहीं कि आप उसमें से क्रिकेट हटा दो, उसमें से आप अपनी मोहब्बत हटा दो, उसमें से खाना घूमना हटा दो, सब कुछ रखो, लेकिन एक चीज जो आपकी मिसिंग है जिससे कि पूरी लाइफ बन सकती है, बस उसको ऐड कर दो। उसके अंदर कहां पे ऐड करना है, बस ये चीज जरूरी है। उसको वहां पर आप अगर ऐड कर लेते हैं और सबके साथ में उसको भी लेके चलते हैं तो फिर आप मस्त ही मस्त हैं। तो इस बात को जरा समझने की आप कोशिश करो बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो आपको एक बात समझ में आ गई है कि ओरिजिनल डेटा पे जो इफेक्ट डालते हैं फिर ओरिजिनल मीन पे भी वही इफेक्ट आता है। इसलिए अब मेरे पास में अगर डेटा बड़ा बड़ा हुआ, मोटा मोटा डेटा हुआ, तो मैं क्या कर सकता हूं? वो डेटा को छोटा छोटा कर सकता हूं। इसको हम क्या बोलते हैं? शॉर्टकट मेथड। वो डेटा में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं तो डेटा छोटा आ जाएगा। अब छोटे वाले का मीन निकालूंगा मैं। अब बोलोगे सर छोटे वाले का मीन कैसे निकालोगे? मीन तो ओरिजिनल डेटा का निकालना है आपने। कोई बात नहीं, छोटे वाले का मीन निकालूंगा तो इतना ही छोटा हुआ होगा जितना कि मैंने डेटा को छोटा करा है। वापस इसमें ऐड कर दूंगा तो मेरे पास में ओरिजिनल डेटा का मीन आ जाएगा। बता दूंगा मैं आपको आपका ओरिजिनल डेटा का मीन। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ या ना जरा बोलो। अब कुछ लोग बोलते हैं बीच वाले को आप ये अज्यूम कर लो, बीच वाला माइनस करो। अरे लकीर के फकीरों से तो भारत बर्बाद हुआ। इसलिए भारत आज एक सुई का भी उत्पादन करने की अवस्था में नहीं है। क्यों? इन लकीरों के फकीरों ने कई फॉरेन राइटर्स की बुक पढ़े, उसमें से टेपा, उसमें से टिपाया। आपने 11 में ही पढ़ा टॉपिक, लेकिन आज तक आपको ये नहीं मालूम पड़ा कि एक्चुअल में शॉर्टकट मेथड में बेसिकली अगर मैं आऊं तो शॉर्टकट मेथड में आपका मीन निकालने का जो फॉर्मूला है ये क्यों बना?
शॉर्टकट मेथड की मैं बात करता हूं बच्चे, तो शॉर्टकट मेथड में बेसिकली आपका जो मीन निकालने का फॉर्मूला ये क्यों बना, सिग्मा डी अपॉन एन, और ये ए प्लस, और ये क्या हुआ, ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। सिग्मा डी, डी मतलब जो छोटा डेटा करा है वो, उसका जोड़ के उसके ऑब्जेक्शन डिवाइड करा तो उसका मीन आ गया। वापस ए प्लस क्यों करा, क्योंकि आपको ओरिजिनल मीन चाहिए, तो जितना आपने सबट्रैक्ट करा सभी डेटा में से मीन उतना ही छोटा आया, तो इसलिए आप वापस वो डालोगे तो मीन आपका ओरिजिनल डेटा का आ जाएगा, इसलिए तो ए प्लस करते हैं बच्चे। और टीचर बोलते हैं बीच वाला पकड़ लो, अरे भाई बीच वाला क्या, जहां जो मर्जी ख्याल आपके आ रहे हैं मन में वो पकड़ लो, जितना डाल माइनस करोगे उतना ही मीन छोटा आएगा, वापस डाल दोगे उतना वापस आप ओरिजिनल मीन पे पहुंच जाओगे। मेरी बात से सहमत है या नहीं सहमत है बच्चे, क्लियर है? तो चलिए आइए, अब मैं बात कर रहा हूं आपके किस पे, शॉर्टकट मेथड के ऊपर मैं बात कर रहा हूं। तो देखिए बच्चे जरा, शॉर्टकट मेथड पे आज मैं तीनों मेथड के ऊपर बात करने वाला हूं आपसे। द फॉलोइंग फिगर्स गिवन द मार्क्स ऑफ द 10 स्टूडेंट इन अ क्लास टेस्ट, like number of students in a 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10, और मेरे पास में x है 12 8 17 13 15 9 18 11 6 1। क्लियर है बच्चे? अब ये देखें आप, बेसिकली n और आपके पास में बेसिकली x है, तो मैं डेटा को थोड़ा छोटा करना चाहता हूं। तो डेटा को छोटा करके जिस कॉलम में लिखूंगा उस कॉलम का नाम मैं बड़े प्यार से दे रहा हूं डी। डी मतलब डेविएशन, एक्चुअल डेटा उसमें जो सबट्रैक्ट कर रहे हैं उसके बीच का जो डिफरेंस है। अब मैं डी के लिए क्या कर रहा हूं, बेसिकली एक्स में से मैं कोई एक नंबर माइनस कर रहा हूं, अज्यूम करके वो ए हो गया। वो क्या मानूं, मैं तो ऐसा करता हूं कि भैया मैं इसमें सबसे छोटा नंबर ही ले लेता हूं, खैर एक है उससे उतना मजा नहीं आएगा, तो आप कोई भी एक नंबर ले लो जो भी आपके मन में नंबर आ रहा हो। चलो इसमें से परे कोई नंबर मान लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, 10 मान लिया, चलो छोड़ो। तो क्या है 2 - 2 17, 13 में 10 गया 3 5 10 गया -1 8 1 -4 -9। अब आपको बेसिकली डेटा को छोटा करा, नया डेटा आ गया, उसका मीन निकाल लो। तो समीशन आपको पता होना चाहिए, शॉर्टकट मेथड में शॉर्ट डेटा की इंपॉर्टेंस है, तो शॉर्ट डेटा का सम होगा। तो शॉर्ट डेटा का सम कैसे होगा, पहले आप क्या करो, आप जो है ना प्लस प्लस वाले उनको इकट्ठा कर लो। यहां पे माइनस प्लस की लड़ाई चल पड़ी है, तो प्लस प्लस वाले पहले अपने लोगों को इकट्ठा कर लेगा, आ जाओ भाई, माइनस माइनस वाले अपने लोगों को इकट्ठा कर लेगा, फिर लड़ाई करवाएंगे, बाद में देखते हैं। पहले क्या लड़ाई करनी गंदी बात, लेकिन समझाने के लिए मैं उदाहरण ले रहा हूं। तो 2 और 7 9 9 3 12 12 5 17 17 और 8 आपके 25 25 और 1 26, ये प्लस वाले आपका 26 है। अब माइनस वाले इकट्ठे होंगे, 2 और 1 3 3 और 4 7 7 और 9 16। अब देखो दो अलग अलग साइन हो गए तो आपका बेसिकली क्या रिजल्ट बनेगा, माइनस होगा। तो 26 16 के आपके पास में कितना आया, 10 आया। ठीक है, तो अब यहां पर मैं आपका मीन निकाल रहा हूं। तो यहां पर एवरेज निकालना अगर आपको है तो समीशन आपका डी क्यू शॉर्टकट मेथड है, शॉर्ट डेटा का मीन निकालोगे। तो शॉर्ट डेटा का मीन निकालोगे तो अपन में आपका क्या जाएगा एन। लेकिन आप इस बात को जरा समझेंगे कि तो शॉर्ट डेटा का मीन है, लेकिन एक्चुअल डेटा का मीन पूछना है, तो शॉर्ट डेटा का मीन उतना ही शॉर्ट हो गया जितना कि आपने उसमें से एक्चुअल में से सबट्रैक्ट करा। तो ए सबट्रैक्ट करा आपने बेसिकली, तो वापस इसमें ए डाल दोगे तो आपका ओरिजिनल मीन ही आ जाएगा। तो आपके पास में ए कितना, आपके पास में 10। अब लिख दो इंफॉर्मेशन, ए इक्वल्स टू कितना आपके पास में 10, समीशन डी इक्वल्स टू क्या है आपके पास में बेसिकली 10 ही आया, कोइंसिडेंस है। ठीक है बच्चे, 10 और n इक्वल्स टू कितना है आपके पास में 10। लो भाई सारी बात तो 10 पे टिक गई अब तो 10 प्लस 10 अपॉन 10। बेसिक कैलकुलेशन क्लास देख लेना बच्चे, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कैलकुलेशन तो आपके यूज में आएगी ही आएगी। कैलकुलेटर आपको मल्टीप्लाई कर सकता है, आपको कैलकुलेशन की समझ नहीं दे सकता आपके अंदर कि पहले क्या करना है आपको, तो उसके लिए आपको उसकी क्लास देखनी पड़ेगी। ये आपके पास में बेसिकली बच्चे क्या आ गया है, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है ना, समझ में आया आपको? कोई डाउट किसी बच्चे को तो अपने प्लीज डाउट को जरूर पूछें। अब बच्चे मैं बात कर रहा हूं यहां पर शॉर्टकट मेथड तो हो गया,
बात मैं करता हूं स्टेप डेविएशन मेथड की। स्टेप डेविएशन मेथड बेसिकली क्या है, वो शॉर्टकट मेथड। वो कहता है कि अच्छा आपने डेटा को छोटा किया, मैं आ गया स्टेप डेविएशन मेथड, मैं आपके डेटा को और भी छोटा कर दूंगा, वो भी डिवाइड करके करूंगा इस बार में। तो आइए सेम क्वेश्चन है, जरा स्टेप डेविएशन मेथड से हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपका डिस्कस हो चुका है। अगर आप देखते हैं तो आपके पास में बेसिकली एक एक्स है जो कि डेटा है आपके पास में। आगे ध्यान रखना, अभी तो मैं आपको एक एक चीजें बता रहा हूं, आगे मैं आपको पहले क्वेश्चन खुद करने के लिए दूंगा। 12, 8, 17, 13, 15, 9, 18, 11, 6, 1। आपका नंबर जो है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आपके पास में n है और आपके पास में x। तो बच्चे आपको सबसे पहले क्या करना है, डेटा को छोटा करना है, क्योंकि ये शॉर्टकट मेथड को चैलेंज करता है, स्टेप डेविएशन मेथड। तो पहले शॉर्टकट पे तो आओ, तो पहले d पर आओ। तो d कैसे निकालोगे आप, x में से क्या करो, कोई भी एक नंबर माइनस कर दो, a। क्या लेना चाहते हैं बच्चे, अगर आप कोई कमेंट करके बोलते तो मैं वो ले सकता हूं। 10 माना तो 10 ले लो। तो कितना है आपके पास में, 2 -2, 7, 3, 5, -1, 8, 1, -4 एंड -9, ये आया। अब स्टेप डेविएशन मेथड क्या कहता है कि भैया हम आपको और छोटा करेंगे। तो वो डी को और छोटा करेगा तो कॉलम बन जाएगा डी डैश, जिसमें क्या करेगा, वो डी को डिवाइड कर देगा सी से। सी मतलब सबको किसी एक नंबर से डिवाइड करना, मतलब उसमें से कॉमन निकालना। आप बताओ क्या चाहते हो, आप सी को क्या चाहते हो। तो मैं मानता हूं कि सी आप बेसिकली 2 ले रहे हो, तो चलो 2 से डिवाइड कर देते हैं। आ रहा था आंसर तीनों स्टेज में सेम ही आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे क्या है, 1, -1, 3.5, 1.5, 2.5, 0.5, 4, 0.5, 2, 4.5, ये आएगा बच्चे। अब इसको आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास में बेसिकली 1 और 3 4, 4 और 1 5। आप इकट्ठा ले लो ना प्लस वाले को, +1 प्लस 3.5 प्लस 1.5 प्लस 2.5 प्लस 4 प्लस 0.5 और चलिए, तो 1 और 3 4, 4 और 1 5, 5 2 7, 7 और 4 11 प्लस आधा आधा 1, आधा आधा 2, 13, 13 माइनस 13 में से 8 के आपके पास में बेसिकली बच्चे क्या बचा, 5। तो अब आपके पास में फॉर्मूला x बार इक्वल्स टू, आपने समीशन d डैश को जो आपने करा समीशन, उसको आप n से डिवाइड करोगे। लेकिन तो d डैश का मीन आ गया, मीन आपको x का निकालना है। तो d डैश कहां से आया था, d से आया था। कैसे आया था, c से डिवाइड करके, c से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वापस आपको d का मीन आ जाएगा। लेकिन d का मीन तो अभी भी निकालना है, मीन तो आपको x का निकालना है। तो d कैसे आया था, a से सब्ट्रैक्ट करके आया था। तो आपके पास में वापस a प्लस कर दोगे तो आपके पास में x का मीन आ जाएगा। तो यहां पर आपके पास में a कितना है, आपके पास में 10, n कितना है बच्चे 10, समीशन d डैश क्या है आपके पास में 13 में से आपके पास में 8 गया 5, और c क्या है आपके पास में 2, एंड x बार इक्वल्स टू a कितना आपके पास में 10 प्लस समीशन ऑफ d डैश 5 अपॉन में 5, 5 अपॉन में 10 इंटू c 2। तो सॉल्व करेंगे, 2 से ये 5, 5 से ये 1, एंड x बार इक्वल्स टू 10 प्लस 1 इक्वल्स टू 11 आपका आंसर है। तो पहले आप प्लस नहीं करेंगे बच्चे, पहले बोर्ड मास आप सॉल्व करेंगे। क्लियर है। तो पहले डिवाइड करेंगे, डिवाइड के बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपका 1 आया और 1 आप उसका प्लस 10, 11 आएगा। तीनों सिचुएशन में आंसर आपका सेम ही आएगा। ये बात समझ पाए आप या नहीं समझ पाए। तो ये बेसिक चीजें बताई हैं। फॉर्मूले का डेरिवेशन कैसे हुआ, ये बात क्लियर कर पाए आप। ये समझ में आया फॉर्मूला कैसे बना, क्योंकि आप डी डैश को एन से डिवाइड कर रहे हो तो डी डैश का मीन दे रहा है।
लेकिन डी डैश आया था डी से, सी से डिवाइड करके, तो जब सी से डिवाइड करा था तो मीन भी सी से डिवाइड होकर के ही बनाया डी डैश का, तो वापस सी से मल्टीप्लाई करूंगा तो डी का मीन आएगा। अब डी का मीन आ गया, डी का मीन आया होगा आपका एक्स से ए, एक्स में ए माइनस करा तो आपके पास में डी आया, तो आपका डी का मीन भी ए लेस आया होगा एक्स कॉलम से, तो वापस ए प्लस करा तो आपके पास में एक्स का मीन आ गया। क्लियर है? तो मैंने आज आपको यहां पे कंक्लूड करके जा रहा हूं, अगली क्लास में आपसे आके पूछूंगा डायरेक्ट मेथड में इंपॉर्टेंस एक्स का होता है, शॉर्टकट मेथड में डी का इंपॉर्टेंस होता है, डी पे फोकस करें, और स्टेप डिवीजन मेथड में इंपॉर्टेंस डी डैश का होता है। क्लियर है? इस बात की चर्चा मैं आज आपकी क्लास में कर चुका हूं, जिसमें कि मैंने आपको इंडिविजुअल सीरीज करवा दिया है। आपको इंडिविजुअल सीरीज आपके पेपर में आने वाला है नहीं इतना आसान लड्डू जैसा सवाल, बट आपको आगे वाले सवालों के लिए तैयार तो होना ही पड़ेगा बच्चे, तो इसलिए आपको सब कुछ करवाना पड़ेगा। तो आज आपको समझ में आ गया, तो अगली क्लास में हम डिस्क्रीट सीरीज करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम कॉन्टिन्यूस सीरीज करेंगे, वहां पर हम फिर जो है अलग अलग टाइप की जो है तरीके पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम प्रीवियस क्वेश्चन मीन का डिस्कस करेंगे, फिर मीडियन पे जाएंगे, फिर मीडियन का प्रीवियस क्वेश्चन, फिर मोड पे, फिर मोड का प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, सफर हमारा जारी है, लेकिन इस सफर में अपने आप को खो मत देना। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, बीकॉम की जर्नी को अच्छे से सफल करने के बाद भी पता लगे आप असफल रहे, उससे अच्छा है कि बीकॉम में के साथ साथ में आप अपने साथ में एक्स्ट्रा चीजें लेकर के चलो। और अगर आपको मेरे पे ट्रस्ट है तो मैं आपको एक बात गाइड करता हूं, मेरे पास में एसएससी का बैच है, एसएससी का बैच ज्वाइन कर लो बच्चे, बैंक की तैयारी की जरूरत नहीं, कैट की तैयारी की जरूरत नहीं, उस लेवल का आपको पढ़ा देता हूं मैं। लेकिन फिर भी अगर आप कैट की तैयारी करते हैं तो आपका बेस उस लेवल तक अच्छा हो चुका होगा, सिर्फ बेस नहीं, एडवांस लेवल तक, कि कैट में सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना ही बचेगा और आपको लिए कुछ बचेगा नहीं उसमें सीखने लायक। और आप अपने फ्यूचर को, मैं उम्मीद करता हूं अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आप एमबीए के अंदर बनाएं, बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके पास में एमबीए के लिए है इन फ्यूचर। तो उसके लिए आप जो है कैट के थ्रू ही IIM MBA से ही अपने आगे एमबीए करें, और अभी आपके पास में समय है तो कैट की प्रिपरेशन में लग जाएं। इवन अगर आप कैट भी नहीं कर पाए तो कम से कम बैंक पीओ तो करो, उसमें 22 लाख रुपए के आसपास पर एनएम पैकेज है बच्चे, उसको हल्के में मत लीजिए, आप करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।